स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं खबरों की, सबसे बड़ी खबर जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी अरब और चीन के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको लेकर के जो पाकिस्तान इस वक्त बगावत और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी पिछले एक महीने से विद्रोह की स्थिति भयावह हो चुकी है, जिससे राजनीतिक और आर्थिक संकट संभलने के बजाय अब पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। और काफी सियासी उथल पुथल के बीच विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यहाँ तक कि चीन जैसे देश ने भी पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगी भी जो रहे हैं वो अब निवेश से पीछे हट रहे हैं। सऊदी अरब ने 1,82,000 करोड़ के निवेश जो करने वाले थे उसको संदेह में डाल दिया है। मैं बता दूं कि चीन ने पाकिस्तान को 1,42,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की बात कही थी, लेकिन चीन की ठंडी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि और राजनीतिक स्थिरता चाहते हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब के साथ दशकों पुराने रिश्तों पर भी बगावत का साया पड़ रहा है। शहबाज शरीफ की सत्ता में वापसी के बाद पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब में की थी उन्होंने, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बाद भी सऊदी अरब से निवेश की ओर से या निवेश को लेकर के कोई ठोस खबर नहीं आई। यहाँ एक चीज और देखी जा रही है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान में 83,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की थी। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए चीन भी अपने हाथ खींचने की बात कह रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो निवेशकों के ये ठंडी प्रतिक्रिया है और ठंडी प्रतिक्रिया के चलते 1,00,000 करोड़ से ज्यादा 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश है वो रुक गया है। तो पाकिस्तान में अब जो सियासी संकट है उसके साथ में अब आर्थिक संकट से जूझने की बात वहां करेगी। दूसरी तरफ बात करूं मैं कि रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से स्ट्राइक की है, 50 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हमले में 180 लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह हमला युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे घातक रूसी हमलों में से एक है। हमले में एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र और आसपास के अस्पताल को निशाना बनाया गया है और अभी भी आशंका बताई जा रही है कि मलबे में कुछ लोग वहां पर दबे हो सकते हैं। एक और बांग्लादेश से है भी, जहां पर क्योंकि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ है उसके बाद के जो सियासी समीकरण वहां चल रहे हैं, तो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया उनको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि खालिदा जिया को अदालत ने 5 अलग अलग मामलों में रिहा कर दिया है, बरी कर दिया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर अंतरिम सरकार ने 5 नए केस लगाए हैं। हसीना उनके सहयोगियों के खिलाफ 5 मर्डर केस को मिलाकर के अब कुल 89 केस दर्ज हो चुके हैं और ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में अब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और उनके सहयोगियों की मुश्किलें वहां पर बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के, तो जिस तरह से जो सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं, इन समीकरणों में चीज देखी जा रही है कि हरियाणा में जो एकला चलो की नीति पर चल रही कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कर रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और वहाँ 6 सीटों पर अभी जो है बात हो रही है। तो गठबंधन का फार्मूला तलाशने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा है उनकी कमेटी बनाई गई है। आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बाबरिया कह रहा है कि सपा समाजवादी पार्टी से बात हो रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर मिलकर चुनाव लड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने की बात करी जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ जो देखा जा रहा है कि 20 से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जो सियासी परिवारों से हैं।
इनमें प्रमुख नाम उमर अब्दुल्ला का है, जो राजनीतिक तारीख खेल रहे तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी उनकी जो बेटी है इल्तिजा सियासी डेब्यू करने वाली सबसे चर्चित नाम है। उनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा मियां मेहर अली चौथी पीढ़ी के नेता हैं। मेहर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से जो है सांसद मुशरा अल्ताफ अहमद के बेटे हैं, जो मियां अल्ताफ अहमद के बेटे हैं, वहां पर वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से तमाम सियासी समीकरण हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में होते हैं, उसके बीच में बंगाल में जो घटनाक्रम चला है, एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का जो घटनाक्रम चला, उसके बाद में बंगाल ने अपना कानून बना लिया है जी। और बंगाल ने दुष्कर्म को लेकर के जो अपना कानून बना है, सियासी गलियारों में उसकी चर्चा लगातार रही है और अभी भी उसको लेकर के बहस का दौर जारी है, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद उठी महिला सुरक्षा की मांग के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी बिल पारित कर दिया है। इसे अपराजिता नाम दिया गया। अपराजिता महिला और बाल विधेयक में पीड़िता की मौत या गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार होने पर दोषी को मृत्युदंड और अन्य दोषियों को बिना पैरोल उम्र कैद सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन में जांच पूरी करने पर महिला अफसर की अगुवाई में अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि विधानसभा में विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, विधेयक के कानून रूप में लागू होने के लिए बंगाल के राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होगी, क्योंकि राज्यपाल जब तक इस पर सहमति नहीं देंगे तब तक ये बंगाल में कानून नहीं बनेगा। और विधानसभा के 2 दिनी सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म जैसे मामलों में सजा सख्त हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक वे चाहती थी कि केंद्र बड़ा कानून लाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उन मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा जो महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर पाए। दूसरा एक आखिरी खबर का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर ब्रुनोई पहुंचे हैं। वे सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां गए हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। पीएम उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी पहुंचे हैं और हालांकि वहां से वे सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। और ब्रुनोई में तेल की खोज के बाद 1920 में भारतीय यहाँ पहुंचे थे। हालांकि अभी ब्रुनोई में 14,000 भारतीय वहां पर रहते हैं। तो ऐतिहासिक मस्जिद है जो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पहला मौका है जब इस मस्जिद में कोई भारतीय प्रधानमंत्री गए हैं। जी रीति। ठीक है सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोलकाता दुष्कर्म मामले में बंगाल सरकार लगातार घिर रही थी, जिसी के मद्देनजर अब दुष्कर्म विरोधी बिल पास हो गया है। वहीं पीएम मोदी ब्रुनोई पहुंचे हैं। ये पहला दौरा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री का। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? देखिए रिद्धि, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की बात करें तो सरकार ने तबादला नीति का जो प्रारूप है वो तैयार कर लिया है। सरकार ने सिर्फ 1.5 महीने के लिए होल्ड की है तबादला जो नीति है, और 15 अक्टूबर से 15 दिन जो तबादले हैं वो अब हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पहली तबादला नीति अगले महीने लागू करने की तैयारी की है। इसमें 15 अक्टूबर से 15 दिन के लिए तबादलों से प्रतिबंध हट जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी शर्तें के साथ लागू होगी। मंत्री दबाव बना रहे थे कि इसे अभी खोला जाए, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की अनौपचारिक चर्चा में साफ कर दिया कि अभी तबादला नीति लागू की गई तो पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, जिस तरह से सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की गई है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगी। तमाम कार्यकर्ता, निकायों, पंचायतों के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद से लेकर मंत्री तक इस काम में लगे हैं। इसलिए 15 अक्टूबर से 15 दिन का समय सभी को दे दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछली तबादला नीति 2021-22 में लागू की थी, लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार में 2023 के शुरुआती महीनों में भी तबादले हुए। चूंकि विधानसभा चुनाव का समय था, इसलिए इसे रोक दिया गया। अब नई जो मोहन सरकार में ये तबादला नीति 2024
जी। लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही ड्राफ्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। हम्म। अगस्त के पहले पखवाड़े में भी तबादले का ड्राफ्ट भेजा गया था, लेकिन उसे विभाग को कुछ संशोधन के साथ लौटा दिया गया था। हम्म। अगर प्रावधान की बात करें तो प्रस्तावित ड्राफ्ट में प्रभारी मंत्रियों के साथ मंत्रियों को मिल सकती है इसमें काफी ताकत, क्योंकि यदि कोई अदालत से जुड़ा प्रकरण है तो ऐसे मामले में वे तबादला कर सकेंगे। कहीं पर कोई पद रिक्त होने की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है तो उस पर उच्च स्तर से चर्चा के बाद फैसला ले सकेंगे। मुख्यमंत्री समन्वय में फाइल भेजने की जरूरत नहीं होगी। यदि दो व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति है तो इसका भी निर्णय लिया जा सकेगा। तो ये अहम प्रावधान है जो इस नई तबादला नीति में जिसको प्रावधान रखा गया है। ठीक है। एक खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में जिस तरह से ट्रामा सेंटर की एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ है और आईसीयू में आग से कांग्रेस नेता सहित 3 लोगों की उसमें मौत हुई है, जबकि 7 को वहां पर बचाया गया है। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में मंगलवार सुबह आग जिस तरह से लगी, करीब 6:48 पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ एसी में, इसके कारण आग लगी। आईसीयू में 10 मरीज थे। आनंद फानन में सभी को वहां से शिफ्ट किया गया। जो 6 मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें जिस तरह से ऑक्सीजन देते हुए शिफ्ट किया गया, हालांकि बाद में उनमें से 3 की मौत हो गई। और अब इसको लेकर तमाम तरह की जो चीजें सामने आ रही है कि किस तरह से उसे जया रोग अस्पताल में लापरवाही बरती गई और किस तरह से जो चीजें वहां पर रही है कि 3 लोगों को वहां पर अपनी जान गंवाना पड़ी। एक खबर कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर है। मैंने जिस तरह से एक दिन पहले ही जिक्र किया था कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली गए हुए थे, पार्टी हाईकमान से उनकी चर्चा हुई और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी इसी हफ्ते घोषित होने की अब पूरी संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे थे कि जीतू पटवारी को 7 महीने से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष बने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी नई कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। हाईकमान की मंशा है कि मध्य प्रदेश में गुटी राजनीति का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म किया जाए। गुटी राजनीति के कारण पंजाब सहित अन्य कुछ राज्यों में हुए हस्त्र से सबक लिया गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कार्यकारिणी में नए और पुराने नेताओं को शामिल कर संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जनाधार वाले युवा नेताओं को तवज्जो मिल रही है। इसी कारण आधे से ज्यादा युवा चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। कार्यकारिणी गठन को लेकर ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस तरह से दिल्ली दौरे पर हैं। वे भी कह चुके हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी बहुत जल्द यानी कि इसी हफ्ते किसी भी समय ये प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात रिद्धि ये है कि अभी भी प्रदेश प्रभारी को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह की हम बात करें तो जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह के बीच में वो तालमेल, वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि कई सारे मसलों पर, कई सारे मुद्दों पर उनके बीच में मत भिन्नता देखी गई है और यही कारण है कि बहुत कुछ संभावना है कि शायद प्रदेश प्रभारी को भी बदला जाए। एक खबर और है, जिस तरह से ये दुखद खबर है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो पिताश्री है उनका 100 साल की उम्र में निधन हुआ है और उनके पिता सेठ पूनम चंद्र यादव का मंगलवार जब रात को निधन हुआ 100 वर्ष की आयु में, और वो कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उज्जैन के एक निजी अस्पताल में थे और आज उनका 11:30 बजे अंतिम जो यात्रा है उनकी वो निकली जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये दुखद खबर है और जिसको लेकर सारे समाचार पत्रों में इसको स्थान मिला है। जी ठीक है राजेश जी, अब मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के बाद 17 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद 9 नक्सलियों को हमारे फोर्स ने मार गिराया है। इसमें 9 नक्सलियों में 6 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। छत्तीसगढ़ का जो दुर्गम इलाका है बस्तर का, बीजापुर और दंतेवाड़ा के मार्ग में, इस सरहदी इलाके में पहाड़ी में बड़े नक्सली यहाँ
उनका जमावड़ा लगा हुआ था और उसके बाद जब सूचना मिली पुलिस को, तो सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला, उसके साथ डीआरजी और बस्तर टाइगर्स के जवान और करीब 350 जवानों ने रातों रात इस पूरी पहाड़ी को घेर लिया और उसके बाद नक्सलियों को पहले तो सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने फायर कर दिया तो मजबूरन बचाव में फोर्स को भी एनकाउंटर को अंजाम देना पड़ा और इस तमाम नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा रिद्धि कि अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में जितने नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से नक्सलियों को सरेंडर करवाने, जी। उन्हें मुख्य धारा में लौटाने, जो भटके हुए नौजवान हैं उनके लिए कई योजनाएं संचालित कर उनको आत्मनिर्भर बनाने और हथियार छोड़ने की लिए कहा था, उनसे अपील भी की थी और साथ में ये भी कह दिया था, दो टूक कह दिया था कि हथियार डालें और उसके बाद जो है सरकार सब चीजों में विचार करेगी। उनके लिए एक सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आई है सरकार ने, बड़ी आकर्षक है, जिसमें उनको घर से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर, रोजगार की ओर सब उसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नक्सली इलाकों में नौजवान जो है हथियार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और वो सरेंडर करने से बच रहे हैं। फिर भी अभी तक के 8 माह के कार्यकाल में विष्णुदेव साय सरकार के 200 नक्सली मारे गए हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर से ज्यादा यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आमतौर पे बॉर्डर होने के कारण और टेररिस्ट एक्टिविटी होने के कारण जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में घटनाएं आम हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। इसके बावजूद भी यहाँ कश्मीर से ज्यादा आंकड़ा उन जवानों का भी है जिन्होंने शहादत दी है। तो करीब 200 नक्सली मारे गए हैं, 200 के लगभग नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। इसके अलावा 215 के लगभग एनकाउंटर छोटे बड़े हुए हैं और नक्सलियों से अब साफ कर दिया गया है कि वो सरेंडर करें वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक और बड़ी घटना एक आई है, ये है कांकेर से। यहाँ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्स का बड़ा अच्छा दस्ता होता है रिद्धि। इसके जवान बड़े लड़ाकू होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये जवान जो है, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हों, ये बेमौत भी अपनी मारे जा रहे हैं। कारण ये है कि ये आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी एक माफ कीजिएगा, कल एक मेरठ के जवान ने जो मात्र 24 साल का था, उसने खुद को गोली मार ली और ये एक हफ्ते में तीसरी बड़ी घटना है किसी जवान द्वारा स्वयं को गोली मार लेने की। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा कि इनकी किस तरह की परिस्थितियां हैं। ये आमतौर पर शिकायतें रहती कि इन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती और ज्यादातर जवान ऑपरेशन में लगे रहते हैं और तनाव में रहते हैं, जंगल में उनकी पोस्टिंग है। तो ये कहीं ना कहीं जो है तनाव का शिकार जरूर है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ा मसला है जो तमाम अखबारों में सुर्खियों में बना हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का। यहाँ पर अब जो है आरक्षण का पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की जा सकी है। तो इसलिए माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ में अब देरी हो सकती है। हालांकि एक और पेच है इसमें, चूंकि तमाम नगरीय निकाय हैं, उनका कार्यकाल दिसंबर माह में पूरा हो जाएगा। 15 जनवरी के पूर्व उन्हें वहां पर स्थानीय सरकार का गठन करना होगा और अभी आरक्षण की प्रक्रिया चूंकि शुरू ही नहीं हो पाई है, तो इसलिए संभावना जताई जा रही है कि चुनाव में देरी हो सकती है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। ठीक है जी रिद्धि। ठीक है सुनील जी, ये वास्तव में दुखदायक है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, फिर भी छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की जकड़ में है। इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? रिद्धि, मैं ब्यूरोक्रेट्स की तौर पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि आईपीएस संजय सिंह जो इस वक्त डीजीपी मुख्यालय के पद पर तैनात है और वो वर्तमान में एडीजी स्थापना थे। बता दूं कि आईपीएस संजय सिंघल को सरकार ने केंद्र जाने की अनुमति दी है और 1993 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल वर्तमान में एडीजी स्थापना और डीजीपी मुख्यालय के पद पर तैनात। केंद्र में जल्द नियुक्ति के आसार जताए जा रहे हैं। मैं बात करूंगा रिद्धि की राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने की तिथि बढ़ा दी गई है, आदेश जारी में, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी कर्मचारी हैं वो पोर्टल पर अपनी सारी डिटेल दर्ज करें।
वहीं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। और अगली खबर की ओर करना चाहूंगा कि अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बीजेपी की बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अपर्णा यादव ने 2022 में बीजेपी ज्वाइन की थी और इसके बाद से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। कई बार उनके चुनाव लड़ने की भी अटकली थी। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करूंगा। रिद्धि की अपर जिलाधिकारी न्यायिक के पद पर कार्यरत स्वाति शुक्ला को शासन की ओर से निलंबित कर राजस्व परिषद से संबंध कर दिया गया। मामला जनपद हरदोई में तैनात के दौरान उन्होंने 71 अपात्रों के जमीन के पट्टे दिए जाने को बताया गया, क्योंकि शुक्ला जो जनपद हरदोई में एसडीएम के पद पर स्वाति शुक्ला की तैनाती के दौरान तहसील स्तर की ग्राम पंचायत फरीदापुर में लगभग 71 लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित किए थे और पट्टे उन लोगों को भी किए गए थे जिनके पास पहले से भूमि। शिकायत पर हुई जांच के बाद इस भू आवंटन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और बता दूं लेखपाल को लेकर भी निलंबित किया गया है और नियम विरुद्ध किए गए भूमि आवंटन की जांच में पाए गए राजस्व निरीक्षक राजकुमार व लेखपाल उमेश शुक्ला को निलंबित किया गया। डीएम ने मामले में कार्रवाई के लिए संबंधित एसडीएम स्वाति शुक्ला, तहसीलदार प्रतीश त्रिपाठी व नायब तहसीलदार आबाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई को शासन में संस्तुति भेज दी। वहीं वर्तमान में जनपद में एडीएम न्यायिक के पद पर कार्यरत स्वाति शुक्ला को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद प्रमुख सचिव नियुक्ति के आदेश से निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबंधित है। और डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि शासन से निलंबन आदेश संबंधित को प्राप्त किया जाना बाकी है। मैं बात करूंगा रिद्धि की उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अजय राय ने, उन्होंने बुलडोजर पर माननीय उच्च न्यायालय को बयान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा बताया है और उन्होंने कहा योगी सरकार की तानाशाही पूरी कार्रवाई न्यायालय के कटघरे में। अजय राय का कहना। वहीं उन्होंने कहा कि योगी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों की आपत्तियों को सही साबित किया। हमने पहले भी कहा था कि बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा जाता है वो सिर्फ अभियुक्त का ही नहीं होता है बल्कि पूरे परिवार का होता है। एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार के जीवन को ध्वस्त करके नहीं दी जा सकती और उच्चतम न्यायालय ने हमारी बातों पर मोहर लगाई है। मनमाने तरीके से सत्ता की गुंडागर्दी के रूप में बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित तौर पर गलत है और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न की कार्रवाई करने पर उतारू है और राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ निरीह जनता के सपनों को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जाता है। मैं बात करूंगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल अपने ऑफिस में कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में, समाज का हर वर्ग परेशान है और बदहाल 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ से होगा। और अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के राज्य मुख्यालय पर कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में पार्टी कार्यालय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहाँ भी कहा कि जनता जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कहीं न कहीं बनाना चाहती है और वह 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार को बेदखल कर सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन को लेकर फैसला सुनाया है उस पर बहुत राजनीति हो रही है, जिसकी आहट हमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिन पर सुर्खियां रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहला सदस्य बना करके वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यहाँ जो लक्ष्य है वो 18 साल के जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनको फोकस है और कोई भी ऐसा मतदाता नहीं छूटेगा जिसने 18 वर्ष का अपना जीवन वो जी चुका है और लगातार वह अपनी उस उपलब्धियों को गिनाते नजर आए जहां लगातार ये माना जा रहा था कि वे व्यवस्था को परिवर्तन कर लेंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब उत्तराखंड में जो राज्य कर्मचारी है वो कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज भी उनको मिलेगा। अब वो किसी भी बैंक में अपना खाता जो सैलरी खाता है वो ट्रांसफर करा सकते हैं और वो लाभ ले सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो
नंदानगर का जो मामला है चमोली में, वो जो अश्लील हरकतें करने वाले के खिलाफ यहाँ पर लोग लामबंद हो रहे थे, साथ ही वहां पर 163 लागू हुआ है, धारा 163 लागू है। हिंदू संगठन वहां लगातार रैली निकाल रहे हैं। प्रशासन और व्यापारी और स्थानीय लोगों के बीच में वहां लगातार प्रयास जारी है कि ये प्रकरण खत्म हो जाए, लेकिन अभी वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंचे कालिंदी खाल जो बद्रीनाथ ट्रैक को आईटीबीपी के जवानों ने पार कर लिया है। 80 जवान यहाँ ये गए थे और लगातार इन्होंने वहां की जो बर्फीली नाले नालियां हैं उनको पार करते हुए सबसे ऊंची उस ट्रैक पर उन्होंने एक तरीके से फतह पा ली है। तो ये बहुत बड़ा आईटीबीपी के लिए एक सुगम वो है, उनका संदेश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अब आउटसोर्स पर भी जो नौकरी मिलने का मौका मिल गया है। धन सिंह रावत जो मिनिस्टर हैं, चिकित्सा मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 पद अभी विभिन्न श्रेणियों में यहाँ रिक्त हैं और उसी की लेकर के जल्द ही इस पे आउटसोर्सिस से यहाँ पे भरे जाएंगे। पूरे प्रदेश में कल रिद्धि जो शराब की ओवर रेटिंग्स है उसको लेकर के एसडीएम, तहसीलदार और लगातार बहुत सारे अधिकारी रेड करते नजर आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक साथ हड़कंप सा मच गया है और इससे जो शराब कारोबारी हैं वो सकते में हैं। आपको एक बात बता दूं कि देहरादून समेत जो है लगभग 6 जिले ऐसे हैं, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, गोपेश्वर और पिथौरागढ़, यहाँ येलो अलर्ट जारी है। ये यहाँ पर 123 सड़कें अभी तक बंद बताई जा रही हैं। जो पीडब्ल्यूडी के अनुसार आंकड़ा है उसमें 123 सड़कें बंद हैं और लगातार इनको खोलने का काम भी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्णवत जो पर्वत है उत्तरकाशी का, उसमें फिर कल भूस्खलन हुआ है। इससे वहां के स्थानीय लोग डर गए हैं और उन्होंने जो दहशत के माहौल में अपने घरों को छोड़ दिया है। ऐसी ही ये लगभग ये इसी महीने में यदि देखा जाए तो ये दूसरी घटना है। देहरादून में मैं आपको बता दूं कि देहरादून में कल जो प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया था रेलवे के पास, वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और वहां वो अतिक्रमण नहीं हटा पाए। जी 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 ठीक है महेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।